Hello students, welcome to Aranya Chemistry classes. So last time we have done the topic mole concept, and in that concept we have seen the relationship between mass of substance, number of moles of substance, number of particles and the volume of gaseous substance. But today's topic is very important topic, और ये जो टॉपिक है ये बच्चों को नॉर्मली समझ नहीं जाता है और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है वो इस टॉपिक के अंदर आती है, that is chemical stoichiometry. Okay, chemical stoichiometry means stoichio means elements, metry means measurements. So हम लोग इसमें इस कंसेप्ट के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये देखना चाहेंगे कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास कितनी अमाउंट किसी रिएक्टेंट की दे रखी है, एक रिएक्टेंट की दे रखी है, दूसरे रिएक्टेंट की दे रखी है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कितनी रिलेटिव अमाउंट बनेगी, उस रिएक्शन की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब ये जो एक कंसेप्ट है दैट इज केमिकल स्टोइकियोमेट्री मींस एनी कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल स्टोइकियोमेट्री. और इस कंसेप्ट की हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं. लाइक हम लोग फर्टिलाइजर्स प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर मेडिसिन को प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है और हमारे पास उस रॉ मटेरियल से कितना प्रोडक्ट बनेगा, हाउ वी कैलकुलेट. सो वी कैलकुलेट दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल स्टोइकियोमेट्री. सो दिस इज द practical application of this chemical stoichiometry. So how we calculate, let's start with the topic. Now please see here, that is your written steps are written here. That is the first step is balanced chemical equation. Now how to proceed, that means we have few steps, and if these few steps are clear to you, then we can solve the problems. We can solve the that is an unknown value. We solve for the unknown value. So that now coming to the first of all, the first important step in this concept, that is your balanced chemical equation. If you know how to write the balanced chemical equation, then there is no problem. But अगर आपको balanced chemical equation लिखने नहीं आती है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप इस कंसेप्ट को या इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं. बट केमिकल इक्वेशन कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. लाइक मैंने अगर आपके पास एक एग्जांपल लिया कि हम कोई भी केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके थोड़े क्लियर होंगे, पर मैं फिर भी आपको एक रिमाइंड कर देता हूँ कि मेरे पास एक ये हाइड्रोकार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन का मैं क्या कर रहा हूँ, कंबशन कर रहा हूँ. और ये जो कंबशन है आपको पता है किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. और ये कंबशन, देखिए कंबशन का मतलब है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड. अब आपके पास ये जो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसके स्टेबल ऑक्साइड बना देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं मीथेन का कंबशन ले रहा हूं तो मीथेन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वन इज कार्बन एंड अदर वन इज योर हाइड्रोजन. तो कार्बन का जो आपके पास स्टेबल है, मीन दैट मींस ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस में है, तो इसका स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, ऑक्साइड कौन सा बनेगा हियर, CO2. और आपके पास हाइड्रोजन का जो आपके पास स्टेबल ऑक्साइड बनेगा दैट इज वाटर. इट्स वेरी सिंपल. इसको बैलेंस कर लीजिए. बैलेंस करने का तरीका है हियर 1 मोल ऑफ मीथेन एंड इट विल फॉर्म 1 मोल ऑफ दैट इज योर CO2. हाइड्रोजन इज 4 तो इट बिकम्स 2H2O, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 और 2 4 तो दैट मींस 2O2. सो दिस इज द ऑक्सीजन. ओके, नाउ कमिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशंस मिलती हैं. तो देखो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या क्या है. इंफॉर्मेशन नंबर 1 दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल. अगर हम लोग मोल की बात करेंगे तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर हियर, दैट इज योर 1 मोल. दिस इज 1 मोल एंड हियर दैट इज 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड एंड 2 मोल ऑफ H2O. What does it mean? अब हम इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या मतलब हुआ. अगर मेरे पास 1 मोल मीथेन है तो उसको बर्न करने के लिए, कंबशन होने के लिए हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. एंड इफ दिस हैपेंस 1 मोल ऑफ CO2 is formed and 2 मोल of water is formed. This is the first information. Coming to the second information is in terms of mass. So in terms of mass, listen here. The mass of one carbon atom is 12. Okay. If I am take it as that is a 1 mole, so it is your 12 gram plus that is a 4 into 1, that is your hydrogen का एक एटम का मास 1 है तो आपके पास 4 ग्राम का कितना हो जाएगा, that is equal to 4 ग्राम
12 plus 4 that is equal to 16 ग्राम. Similarly for here ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास अगर मैं मोल की टर्म्स में लेके चल रहा हूँ तो 16 ग्राम. सो टोटल आपके पास कितने एटम्स आ रहे हैं? 2 into 2 टोटल आर 4 here, सो 64 ग्राम. सिमिलरली कार्बन CO2 का टोटल आपके पास जो मास आ जाएगा here ग्राम मोलिकुलर मास दैट कम्स टू बी 44. और वाटर का कितना आ जाएगा? एक यूनिट का आपके पास 18 ग्राम है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 36 ग्राम. सो यहाँ से हमें एक दूसरी इंफॉर्मेशन मिली है, वो कितनी है? दैट इज योर, अगर मेरे पास इफ आई हैव 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन को बर्न करने के लिए कितनी 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी? हाउ मच वी नीड ऑक्सीजन नीडेड? सो 64 ग्राम. और जब हम लोग 16 ग्राम मीथेन को 64 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो 44 ग्राम CO2 बनती है और 36 ग्राम वाटर बनता है. ये सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. नाउ कमिंग टू द इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. नाउ प्लीज बी केयरफुल. हमें पता है कि जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम सिर्फ गैसेस आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स उनको कंसीडर करेंगे, सॉलिड और लिक्विड को नहीं कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पे देखिए दिस मीथेन इज गैस. सो 1 मोल इज इक्वल टू दैट इज ग्राम मोलर वॉल्यूम. 1 मोल आपके पास कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? दैट इज 22.4 लीटर ऑफ ए गैस. गैस मींस हियर मीथेन at NTP normal temperature and pressure. Similarly 2O2 that means here 2 mole. So 2 mole कितना ऑक्यूपाई करेगा? 2 into 22.4 liter of a gas. Gas means O2 gas that is equal to 44.8 liter at NTP. Similarly that is your CO2 का कितना आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा? 22.4 liter of a gas at NTP. But in this case we have water is in liquid state. So here we that is volume. There is no need to take volume, but if it is in gaseous state, then same volume, that is 2 into 22.4 liter of H2 gas. That is gaseous vapor state of that is H2O. That is 44.8 liter of at NTP. But it is in liquid state, so don't take it as please. Here that is your, I am putting dash here. So we are not taking the volume that is of that liquid, water in liquid state. Now please. This information provide a very information of this balanced chemical equation provide a vital tool to solve the numerical problems. Okay, how? If we take it in the mole, in terms of mole, that is your here. If one that is your mole of one reactant is given and you want to determine the mole of other one, so that means here we have mole relationship. अगर आपको किसी एक रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल, वो तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको कोई नंबर ऑफ मोल इसके अलावा भी दे रखे हैं, सपोज यहाँ पे आपके पास 1 मोल आ रहा है, तो हम आपसे ये पूछते हैं कि दैट इज योर 5.5 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? तो हमारे पास एक, अगर आपके पास रिएक्टेंट का अगर आपके पास कोई मोल दे रखा है तो हम लोग बाकी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं कि कितने वो रिक्वायर्ड होंगे, या प्रोडक्ट के भी निकाल सकते हैं. मतलब अगर आपके पास इस इक्वेशन के अंदर कितने आ रही है? 1 2 3 4 आपके पास 2 रिएक्टेंट्स आ रहे हैं और 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो इसमें से अगर एक का भी अगर आपके पास कोई मोल दे रखा है, मास दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा है, तो दूसरे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन तीनों से दैट इज योर 1, स्पेशली हम लोग मोल का तो हो जाता है, लेकिन आपके पास इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम, तो हमारे पास क्या होगा कि अगर एक का मास दे रखा है तो हम दूसरे का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, एक का वॉल्यूम दे रखा है तो दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हमारे पास 3 टाइप की रिलेशनशिप बन जाएगी. अगर एक का मास दे रखा है और दूसरे का भी मास कैलकुलेट करना, तो इट बिकम्स मास रिलेशनशिप. दूसरी हमारे पास आती है, अगर एक का वॉल्यूम दे रखा है तो दूसरे का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो दूसरी रिलेशनशिप आ जाती है वॉल्यूम रिलेशनशिप. अगर एक का मास दे रखा है, दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, या फर्स्ट का मास दे रखा है, दूसरे वॉल्यूम दे रखा है और दूसरे का मास निकालना है, तो वो रिलेशनशिप हमारे पास कौन सी आ जाती है? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. इज दैट क्लियर? सो दीज आर द इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. पर इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, तो पहला स्टेप उसके अंदर क्या है कि यू हैव टू राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर आपने लिख ली तो उसके बाद क्या करना है? राइट द गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन का मतलब ये देखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा हुआ है. मोल दे रखा है, मास दे रखा है या वॉल्यूम दे रखा हुआ है. तो आप वो गिवन कंडीशंस में लिख लो जो व्हाट इज गिवन टू यू.
एंड व्हाट हैज टू बी डिटरमिन, अगर आपको निकालना क्या है उसको आप क्या करो x मान लो, तो उसको मैंने लिख दिया अननोन से। अब हम एक एग्जांपल करेंगे तो उसकी हेल्प से हमें ये चीज पता चल जाएगी। देन आपके पास क्या लगानी है, मोल कंसेप्ट की कंडीशंस लगानी है। मतलब आपके पास, मैं मोलर कंडीशन बोल रहा हूं उनको, वो मोल कंसेप्ट की कंडीशन लगाओ कि आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को के हिसाब से कि आपको कितने मोल किसी रिएक्टेंट के गिवन है और कितने आपने जो दूसरी चीज डिटरमिन करनी है आपके पास वो क्या है। अब मोल का मतलब है अगर आपको मास दे रखा है तो आपने मास की टर्म्स में लगानी है, वॉल्यूम की टर्म्स में दे रखा है तो आपने वॉल्यूम की टर्म्स में निकालनी है, और गिवन कंडीशन का भी ध्यान रखना है। अगर गिवन कंडीशन में अगर आपके पास मास से डिटरमिन करना है तो दूसरे वाली जो कंडीशन है वो मास की लगानी है, अगर आपने वॉल्यूम डिटरमिन करना है तो आपने वॉल्यूम की कंडीशंस लगानी है। एंड देन हमारे पास कई सारे मेथड हैं, यूज रेशियो प्रोपोर्शन मेथड और यूनिटरी मेथड टू सॉल्व एक्स। मैं रेशियो प्रोपोर्शन मेथड से भी बताऊंगा, और यूनिटरी मेथड तो आप अपनी 4th-5th क्लासेस से करते आए हो कि अगर आपके पास एक पेन की कॉस्ट अगर आपके पास इतनी है तो 5 पेन की कितनी हो जाएगी, वो आपके पास सिंपल वही 4th-5th क्लास का एक मेथड है। पर मैं आपको प्रेफर करूंगा रेशियो प्रोपोर्शन मेथड में, उसमें ईजी हो जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है, तो ओरली भी आंसर्स हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स, ये हमारे पास स्टेप्स है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। बैलेंस, सबसे पहले आपको क्या करनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बाद आपको क्या लिखना है, उस इक्वेशन के नीचे गिवन कंडीशंस लिखनी है, और गिवन कंडीशन के साथ आपको ये देखना है कि जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसका आप अननोन को उसको x मान लीजिए। देन आपने बड़े केयरफुली मोल कंसेप्ट आपने उसके अंदर अप्लाई करना है, मतलब मोल कंसेप्ट कंडीशन से लगानी है, वो अभी बताता हूँ एग्जाम्पल से कैसे। और उसके बाद आपको क्या करना है, वो अननोन x की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट इट बी, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि दैट इज योर, लेट द क्वेश्चन इज, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। Now let's see the simple question. Okay, the question is calculate the mass of CO2 gas formed when 3.2 gram of methane undergo combustion in it. ये क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड व्हेन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन अंडरगो कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। दैट इज योर एयर में इसका मीथेन का 3.2 ग्राम का अगर कंबशन होता है तो कितनी CO2 बनेगी। तो इसके लिए पहला स्टेप जो है, वो पहला स्टेप क्या है, सिंपल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दैट इज कंबशन ऑफ मीथेन। सो दिस इज मीथेन O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ये क्या बनेगा, CO2 प्लस 2H2O, ये लिक्विड बनेगा। सो व्हाट आर द गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे आपके पास टोटल ऑक्सीजन, कार्बन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन कितना, टोटल इज 4, तो इट इज 2H2O, और ऑक्सीजन कितना यहाँ पे O2 है, यहाँ टोटल O2 2 प्लस 2 4, or here is 2, it becomes, this is balanced chemical equation. So first step is clear, just write down the balanced chemical equation. Now coming to the second is given condition. Given conditions. Now what are the given condition, what is given to you? First of all, see what is given to you, 3.2 gram, 3.2 gram of methane। एंड आपको डिटरमिन क्या करना है, डिटरमिन आपको मास ऑफ CO2, मास प्लीज ध्यान रखना है। सो गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशन आपके पास के साथ जिसको आपने फाइंड आउट करना है उसको हमने कहा था इसको x मान लो, दिस इज इक्वल टू x, वेरी सिंपल। जो चीज़ आपको गिवन है वो उसके नीचे लिख लीजिए, जिस रिएक्टेंट के नीचे या वट एवर रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट उसके नीचे लिख लीजिए, और जो आपको डिटरमिन करना है, कैलकुलेट करना है, उसको आप क्या कर लीजिए, x मान लो। मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, सिंपल।
अब हमने केयरफुली क्या लगानी है, मोल कंसेप्ट लगाना है इसके ऊपर। मैं इसको लिख रहा हूं मोलर कंडीशंस, आई एम जस्ट राइटिंग हियर मोलर कंडीशंस मींस कंडीशंस अकॉर्डिंग टू मोल कंसेप्ट। अब मोलर कंडीशंस क्या है हमारी, मोलर कंडीशंस, अब आपके पास ये देखना है कि यहाँ मेरे पास क्या दे रखा है, मास दे रखा हुआ है। तो आपके पास जो मैंने पहले बताया इन्फॉर्मेशन जो आपके पास इन टर्म्स ऑफ मोल, मास और वॉल्यूम, तो आपको जो ये मोल कंडीशन से लगानी है, मोल कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करना है, वो किस बिल्कुल केयरफुली अप्लाई करना है। यहाँ मुझे मास दे रखा है, तो मुझे यहाँ मीथेन का भी क्या लेना है, मास लेना है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो टोटल मास कितना हो जाएगा 12 + 4 एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो आपने मोल कंसेप्ट लगाना है वो दैट इज एज पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो टोटल कितना हो गया 16, आई एम जस्ट राइटिंग हियर 16 ग्राम। ओके, आपको जो चीज गिवन है और जो चीज आपको निकालनी है, इज दैट ओके? जो चीज आपको गिवन है और जो आपकी रिक्वायर्ड है, सिर्फ आपने उसके ऊपर कंसंट्रेट करना है, बाकी लीव इट। उसके बारे में पूछा नहीं है हमें, यहाँ ऑक्सीजन की और वाटर की कोई बात नहीं हो रही है, तो इसकी बात हम करेंगे नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अब हमें किसको लेना है, CO2 का। CO2 के यहाँ पे कितने मोल आ रहे हैं, 1 मोल। तो टोटल मास आपके पास कितना हो जाएगा, दिस कम्स टू बी 12 + 32। ऑक्सीजन का हो गया, ये कितना हो गया 44 ग्राम, ये हो गया। अब आपके पास यहाँ पे मेरे पास जो कंडीशंस लगानी थी वो क्लियर हो चुकी हैं बिल्कुल। अगर आपके पास यहाँ इसके मास की बात की तो इसलिए मैंने यहाँ पे मास लिया। अगर सपोज करो यहाँ वॉल्यूम दिया होता तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लेना था। यहाँ अगर मेरे पास वॉल्यूम दिया होता तो मैंने यहाँ वॉल्यूम लेना था। तो ये जो मोल कंसेप्ट की जो कंडीशन लगानी है बहुत ध्यान से लगानी है कि व्हाट इज गिवन टू यू एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड। जो आपके पास फाइंड आउट करना है और जो आपको गिवन है उसके ऊपर ध्यान से देखना है, उस हिसाब से आपने मोल कंसेप्ट की कंडीशंस लगानी है। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ आ जाती है तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये इस डाटा को एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो। अगर आपके पास ये क्रॉस चेक हो गया तो फिर आप इसके बाद यूज कर लेते हैं यस बाय रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। आई एम जस्ट राइटिंग इन द शॉर्टकट रेशियो प्रोपोर्शन मेथड। अब रेशियो प्रोपोर्शन मेथड क्या कहता है, देखो सिंपल। अगर आपके पास ये वाली अमाउंट, प्लीज ध्यान रखना, अगर ये वाली अमाउंट इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली अमाउंट भी इंक्रीज करेगी। हर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। अगर ये बढ़ती है तो ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी और ये भी बढ़ेगी। लेकिन हम बात उनकी करते हैं जो हमें डाटा गिवन है। अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये भी आपके पास बढ़ेगी। और अगर आपके पास ये चीज़ आपके पास गिवन कंडीशंस बढ़ेगी डेफिनेटली, तो आपके पास ये जितनी ज़्यादा अमाउंट ये है उतनी ज़्यादा CO2 बनेगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि रेशो, प्लीज ध्यान रखना, या आप क्या करो, इनकी आपके पास गिवन कंडीशन की रेशो ले लो। अगर आप गिवन कंडीशन की रेशो ले रहे हो तो आपके पास मोलर कंडीशन की रेशो ले लो। अगर आपके पास एक गिवन कंडीशन और मोलर कंडीशन की रेशो ले रहे हो तो उधर दूसरी साइड भी आपने एग्जैक्टली वैसे ही करना है, पर क्रॉस नहीं कर देना। क्रॉस करोगे तो आपके पास वो गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ प्लीज अब हम क्या करते हैं, गिवन कंडीशन आपके पास ये 3.2 ग्राम इज टू 16 ग्राम, इन दोनों की रेशो ले लेते हैं। आप चाहे यूनिट छोड़ भी दो, यहाँ क्या हो जाएगा x इज टू 44 ग्राम। इस सेट की रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड, तो ये 16 ग्राम, ये देखो दोनों रेशो क्या इक्वल हो गई, तो ये प्रोपोर्शन बन गया, दैट इज इक्वल टू x अपॉन 44 ग्राम। देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया और आपके पास ये कितना आ गया 0.2, इम्प्लाइज x is equal to 44 into 0.2 ग्राम, it comes to be 8.8 ग्राम। ये x की वैल्यू आ गई। What does it mean? कि अगर आपके पास 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन होती है, उसको हम कंबशन करते हैं तो कितनी CO2 बनेगी, 8.8 ग्राम ऑफ CO2 बनेगी। इस क्वेश्चन को आप जैसे मर्जी कर लो, चाहे आप इसकी और इसकी रेशो लेकर के देख लो तो भी आंसर आपके पास वही आएगा। दैट मीन्स ये गिवन कंडीशन की रेशो लो और मोलर कंडीशन की रेशो लो तो रिजल्ट फिर आपके पास 8.8 ग्राम आएगा। और अगर आप इसको